हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे चैनल वेलकम टू एग्जामपुर में। सब आ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को, सब आ जाइए। अभी हम जो है अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। सब जल्दी जल्दी आ जाइए। ओके, सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। ओके, सुप्रभात। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ओके, तो स्वागत करती हूँ अपने चैनल वेलकम टू एग्जामपुर, मतलब हमारे चैनल वेलकम टू एग्जामपुर में। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने विश्व रिकॉर्ड तोड़कर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित श्रेणी, 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित श्रेणी। ओके, तो आपको बताना है कि अपूर्वी चंदेला ने विश्व रिकॉर्ड तोड़कर जो भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है, वो उन्होंने किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो श्रेणी का आपको नाम बताना है। और अपूर्वी चंदेला, तो इसका जो राइट आंसर है, अपूर्वी चंदेला महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में। और भारतीय निशानेबाज ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल, अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल जीती और शूटिंग वर्ल्ड कप 2019 में विश्व रिकॉर्ड तोड़कर भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया, भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। ओके, अगर हम अपूर्वी चंदेला की बात करें तो अपूर्वी चंदेला का आपका स्टेट इंपॉर्टेंट है कि किस स्टेट से आती हैं। तो अपूर्वी चंदेला जो है ये राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती हैं। इनके स्टेट का नाम है राजस्थान से, जयपुर से ये बिलोंग करती हैं। ओके, चलिए देखिए इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। इंडियन शूटर अपूर्वी चंदेला बैग्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल बाय ब्रेकिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड। शी वॉन द गोल्ड मेडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? फर्स्ट, वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड कैटेगरी, 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड कैटेगरी। तो आपको आंसर मैंने बता ही दिया है। वुमेन्स की 10 मीटर एयर राइफल में अपूर्वी चंदेला ने स्वर्ण पदक जीता है और ये राजस्थान के जयपुर शहर में रहती हैं। इनका जो राज्य है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछने को आ जाएगा कि ये किस उससे कहां पर ये रहती हैं। तो आपको बताना है राजस्थान के जयपुर में ये रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपको इनको ध्यान से सुनना है और मेरी पूरी आपके साथ कोशिश ये है कि मैं आपको पूरे सही तरीके से एक एक जो है करंट अफेयर्स की जितनी भी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन से लेके हाई लेवल तक की इंफॉर्मेशन आपको दूं। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको बिल्कुल बेस्ट मेथड पढ़ाने का भी, कि मेरी तरफ से कोई भी करंट अफेयर्स में कुछ भी ना छूटे, सब कुछ A to Z कंप्लीट बताऊं, चाहे उसकी स्टैटिक जीके हो चाहे वो क्वेश्चन हो। ओके, मेरी तरफ से मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। बस आपको अच्छे से मेरे साथ सुनना है और बातें ध्यान से आपको सुननी समझनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित योजना का नाम क्या है? यहाँ पे आपसे योजना का नाम पूछा गया है, जो लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का उपयोग करके एकीकृत बायो एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। पहला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है, ध्यान से सुनना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन योजना। प्रधानमंत्री जीवन योजना इसका राइट ऑप्शन है। उस योजना का नाम बताना है जिसने ये जो है लिग्नोसेलुलिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का उपयोग करके एकीकृत बायो एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बोला है। तो उसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन योजना। इंग्लिश में, नेम द योजना अप्रूव्ड बाय कैबिनेट Committee on Economic Affairs chaired by PM Modi to provide financial support to integrated bioethanol
bioethanol projects using लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फूड स्टॉक। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या नन ऑफ दीज इनके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड राइट ऑप्शन। आपको ध्यान से मेरी बातें सुननी है। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CEA, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने असम में धुबरी और मेघालय में फूलबाड़ी को जोड़ने वाली 4 लेन पुल के निर्माण की स्वीकृति दी, जो निम्न नदी में से किस पर है? ऑप्शंस गंगा नदी, यमुना नदी, रावी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 लेन पुल के निर्माण की स्वीकृति दी, जो निम्न नदी में से किस पर है? तो ये जो 4 लेन पुल बन रहा है ये भारत की कौन सी नदी पर बन रहा है? तो आप ये जो है 4 लेन पुल तो ये बन रहा है, इसका जो राइट ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इसका ऑप्शन है। 4 लेन ब्रिज बन रहा है जो कनेक्ट करेगा धुबरी इन असम राज्य में जो धुबरी नामक स्थान है और फुलबरी मेघालय में जो फुलबरी कह दो या फुलबाड़ी कह दो, ये मेघालय के ये स्थान है। मेघालय में स्थान फुलबाड़ी और असम में जो स्थान है धुबरी, उनको ये कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा एक दूसरे से। और इसके लिए जो लोन दिया है ये जापान के द्वारा दिया गया है। ओके, कितने करोड़ का सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसकी जो है वो है, इसकी जो कॉस्ट आएगी, इसकी कॉस्ट आएगी 3548 करोड़। कॉस्ट ये याद रखनी है। और लोन किसके द्वारा दिया गया है इसके लिए? तो लोन दिया है जापान ने। जापान की कैपिटल टोक्यो, इसकी कैपिटल का नाम क्या है जापान की? टोक्यो है। और इतने पॉइंट्स इसके विषय में आपको याद होने चाहिए। अगर रिवर्स के पॉइंट से आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसकी जो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, इसकी स्टैटिक जीके भी पढ़ लेते हैं थोड़ी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलने के बाद ये कहां पर जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद असम में होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 जगहों में 4 नाम से जाना जाता है। ये आपको बिल्कुल मेरी पॉइंट्स ध्यान से सुनने कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, और जब ये असम में एंटर करेगी तो असम में इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से। और बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है तो इसको जमुना नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश के बाद ये जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गंगा की जो नदी है, जो बांग्लादेश में गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है, तो पद्मा प्लस जमुना, ये पद्मा जो है ये गंगा का नाम है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोला जाता है और बांग्लादेश में जमुना, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है। पॉइंट्स मेरे ध्यान से सुनने हैं कि बांग्लादेश में मैंने बोला है गंगा को पद्मा बोला जाता है और ये जो ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। अब ये दोनों जो है मेघना नाम से बे ऑफ बंगाल में एंटर करेंगी, बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाएंगी या बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो जापान ने इसके लिए जो है लोन दिया है। गंगा की बात करें, भारत की पवित्र नदी, इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी और हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी जो गंगा को बाएं तट से आकर मिलती है। अगर हिमालय की नदी आप सभी देखेंगे तो गंगा की वो बाएं तट से ही गंगा में मिल रही है, लेकिन ये हिमालय की एकमात्र सहायक नदी है यमुना नदी गंगा की एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलकर दाएं तट से गंगा में मिलती है। ओके, तो इतने पॉइंट्स इसके विषय में याद रखने हैं। बातें तो बहुत हैं लेकिन इसको बताने के लिए, लेकिन कुछ अपने पास से भी आपको ध्यान से याद करने हैं। देखिए, जितना मैं बता सकती हूँ मैं आपको पूरी हेल्प कर रही हूँ। ओके, बिल्कुल एक एक पॉइंट्स मैं आपको अच्छे से बताती चलती हूँ। मेरी तरफ से बिल्कुल यही कोशिश है। ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। विकलांगता खेल के लिए
केंद्र की स्थापना निम्न में से किस शहर में की जाएगी। अब बात हो रही है विकलांगता खेल की, तो जिसे हाल ही में 5 साल की अवधि के लिए रुपए 170.99 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। ऑप्शन गुवाहाटी असम, ग्वालियर मध्य प्रदेश। इसे विकलांगता खेल के लिए केंद्र की स्थापना, जो विकलांगता खेल के लिए केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी, तो शहर का नाम बताना है इस विकलांगता खेल के लिए, किस शहर का नाम बताइए। तो ऑप्शन दिए गए हैं असम के गुवाहाटी में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, महाराष्ट्र के मुंबई में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन है यहां पर देखिए, ध्यान से सुनिए, यह है राइट ऑप्शन ग्वालियर मध्य प्रदेश। इसका जो राइट ऑप्शन है ग्वालियर मध्य प्रदेश। इतना पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी चाहिए। और अब मैं विकलांगता खेल के लिए जो केंद्र की स्थापना हो रही है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हो रही है। इतना बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल भोपाल, और इसके गवर्नर अभी नए नियुक्त हुए हैं लालजी टंडन। ओके, लालजी टंडन, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इंग्लिश में, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी दैट इज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट रिसेंटली विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फ्रेश 170.99 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो ऑप्शंस दिए गए हैं असम के गुवाहाटी में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, या महाराष्ट्र के मुंबई में, नन ऑफ दीज। तो अभी जो है आपको राइट ऑप्शन बताया ग्वालियर के मध्य प्रदेश में, और आपकी कैपिटल भी बताइए मध्य प्रदेश की भोपाल, और गवर्नर लालजी टंडन। और अभी उत्तर प्रदेश की भी जो नई गवर्नर बनी है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ओके, इतनी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आनंदीबेन पटेल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। भारत को एक सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र इकाई के रूप में विकसित करने के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नीति का नाम बताइए। तो सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र नीति 2019 ऑप्शन दिए गए हैं। सॉफ्टवेयर उत्पाद और इसकी नीति 2019, सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति 2019, सॉफ्टवेयर सूचना 2019 पर राष्ट्रीय नीति, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले जो इसका जो राइट ऑप्शन है नेशनल पॉलिसी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019। ओके, सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति 2019, इसका जो राइट ऑप्शन है, बस आपको नाम याद रखना है। इसके लिए इतना ही इनफ है कि भारत को एक सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र इकाई के रूप में विकसित करने के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नीति का नाम बताइए। तो उस नीति का नाम है सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति 2019। ओके, इतना पॉइंट्स आपको बस ध्यान रखना है। नेम द पॉलिसी अप्रूव्ड बाय कैबिनेट टू डेवलप इंडिया एज ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन यूनिट। तो ऑप्शन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन पॉलिसी 2019, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड इट्स पॉलिसी 2019, नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019, नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन 2019, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019। ओके, ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो एनर्जी पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम के 25वें सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को तय किया गया है। तो ऑप्शन दिए गए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश मंत्री, पेयजल और स्वच्छता मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्री, या इनमें से कोई नहीं। Which of the following ministry was decided as the 25th member of International Energy Agency's Technology Collaboration Program on Bioenergy, IEA Bioenergy TCP? तो ऑप्शन दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बायो एनर्जी पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम के 25वें सदस्य जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, आपको ध्यान रखना है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
और प्राकृतिक और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जो है किसके अंडर में है इस टाइम? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। ओके, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो मंत्रालय दिया गया है वो श्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। इतना पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र सरकार के तहत 1299 करोड़ रुपए की लागत से नया एम्स हरियाणा के मनेठी में नया एम्स बन रहा है? स्टेट हरियाणा, तो हरियाणा के किस जगह पर बन रहा है? तो उसका नाम है मनेठी में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन दिए गए, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट योजना विल फंड न्यू एम्स दैट इज टू बी सेट अप एट मनेठी हरियाणा एट अ कॉस्ट ऑफ रेस्ट 1299 करोड़? तो ऑप्शन दिए गए हैं, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, या नन ऑफ दीज। तो 21 का जो राइट ऑप्शन है स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ध्यान रखना है, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अब इसका मैं ऑब्जेक्टिव बताती हूं। देखिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराना है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी, सभी को समान रूप से दी जाएंगी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी उसका जाति हो, कोई भी उसका वंश हो, कोई भी उसका धर्म हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने का, उसको ट्रीटमेंट दिया ही जाना है, चाहे वो ट्राइबल ही क्यों ना हो, आदिवासी ही क्यों ना हो। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ने का। पिछड़े राज्यों में चिकित्सा शिक्षा को बेहतर करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है। ओके, इतना पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इसके विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर्स के एक भाग के रूप में आयोजित किए गए अभ्यास का नाम क्या है? तो ऑप्शन है, मैनमाटी मैत्री अभ्यास 2019, घुमंतु हाथी 2019, या युद्ध अभ्यास 2019, या हैंड इन हैंड 2019, या इनमें से कोई भी 2019। ओके, तो नहीं, 2019 का नहीं। तो नेम द एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड इन त्रिपुरा, कहां आयोजित की गई है? त्रिपुरा में, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, किसके बीच में? इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, एज ए पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। तो उसका नाम बताना है, उस अभ्यास का, उस एक्सरसाइज का हमें नाम बताना है। मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, तो मैनमाती मैत्री एक्सरसाइज 2019, नोमैडिक एलिफेंट 2019, युद्ध अभ्यास 2019, हैंड इन हैंड 2019, और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है मैनमाटी मैत्री अभ्यास, ये आयोजित हुआ है। देखिए आपसे मैनमाटी मैत्री अभ्यास, चाहे तो आपसे वो पूछ लेगा कि भारत के किस स्टेट में हुआ है, तो आप जवाब देंगे भारत के त्रिपुरा स्टेट में आयोजित हुआ है। अब ये जो मैनमाटी मैत्री अभ्यास है, ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? इंडिया के साथ किस और देश ने इसमें भाग लिया है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे इंडिया और प्लस बांग्लादेश के बीच में हुई है ये वाली एक्सरसाइज। ओके, और जो हैंड इन हैंड है, ये इंडिया और चाइना के बीच में होती है, इंडिया और चाइना के बीच में होती है। तो इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। ओके, आप बिल्कुल अच्छे से, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे आपके जो भी मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश है मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूं। ओके, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको, मेरी तरफ से आपके लिए कोई कमी नहीं होगी, मैं खुद अपनी पूरी जी जान लगा के आपके लिए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस आप अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से मन लगा के काम कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री शक्तिकांत दास के इस्तीफा देने के बाद 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी, एनके सिंह, अश्विनी चौबे, इनमें से कोई नहीं। हु बिकेम द मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन आफ्टर
श्री शक्तिकांत दास रिजाइन। तो ऑप्शन दिए गए अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी, एनके सिंह, अश्विनी चौबे, नन ऑफ दीज। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हुए कभी कभी जो है आप खुद ध्यान रखिए कि ऐसा हो जाता है कि कुछ वर्ड्स नहीं निकल पाते हैं जल्दी से। ओके, तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, मैं आपको सही है E to Z एक वर्ड बताती चल रही हूँ। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 23वां। तो श्री शक्तिकांत दास के इस्तीफा देने के बाद जो है अजय नारायण झा जो है इस टाइम के वित्त आयोग के सदस्य बन गए हैं। 15वें वित्त आयोग के अजय नारायण झा, आपसे जब पूछ लेगा कौन से फाइनेंस कमीशन के, तो 15वें वित्त आयोग के 15वें वित्त आयोग के ध्यान से याद रखना है। और आपको इंपॉर्टेंट बता दें कि किसने रिजाइन किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शक्तिकांत दास के द्वारा रिजाइन किया गया है, रिजाइन किया गया है इनके द्वारा। और अब कुछ स्टैटिक पढ़ लेते हैं। फाइनेंस कमीशन अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया गया है। ओके, और ये जो अजय नारायण हैं ये मणिपुर राज्य के हैं, ये जो हैं मणिपुर के हैं। और मणिपुर के 1982 बैच के 1982 मणिपुर के 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं। मणिपुर कैडर के 1982 बैच के IAS ऑफिसर। ओके, इतने पॉइंट आपको कंप्लीट होने चाहिए। और फाइनेंस कमीशन जो है किस आर्टिकल में आता है, 280 आर्टिकल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि 280 आर्टिकल में है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बैंक का नाम बताइए जिसने अपनी परियोजना के तहत कृषि वेब पोर्टल राइस नॉलेज बैंक असम कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन का शुभारंभ किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने, विश्व बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये भी बताना है कि नेम द बैंक विच हैड लॉन्च्ड राइस नॉलेज बैंक असम। बैंक असम एंड एग्रीकल्चर वेब पोर्टल कहाँ गया, वेब पोर्टल अंडर इट्स प्रोजेक्ट एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन अपार्ट। तो ऑप्शन दिए गए हैं इसके, रिजर्व बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। तो उस बैंक का नाम है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक उस बैंक का नाम है। अब इसके जो स्टैटिक जीके जानते हैं, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है सबसे पहले वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर इसके मैं बोलूं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके डेविड आर मलपास, ओके, डेविड आर मलपास इसके जो हैं ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नेम द बैंक विच हैड लॉन्च्ड राइस नॉलेज बैंक असम एंड एग्रीकल्चर वेब पोर्टल अंडर इट्स प्रोजेक्ट एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन अपार्ट। तो ऑप्शन दिए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या नन ऑफ दीज। तो आप बताएंगे वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक से स्टैटिक जीके भी आपको जाननी है। हेडक्वार्टर कौन सा है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डेविड आर मलपास। डेविड आर मलपास जो है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। 25वां क्वेश्चन, नहीं वो आप सॉरी सीरीज जो है अभी आपको पता चल जाएगी कौन से नंबर का है, ठीक है। हाल ही में ईरान में आयोजित मकरान कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दीपक सिंह लाइट फ्लाइट श्रेणी, दुर्योधन सिंह नेगी, सतीश कुमार वेल्टर वेट कैटेगरी, या ललिता प्रसाद भारी वजन वर्ग। तो हु वॉन द ओनली गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द मार्कन कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट दैट हेल्ड इन ईरान रिसेंटली। दीपक सिंह, दुर्योधन सिंह, हैवी वेट कैटेगरी, सतीश कुमार, ललिता प्रसाद, या नन ऑफ दीज। तो आप बताएंगे राइट ऑप्शन दीपक सिंह। राइट ऑप्शन दीपक सिंह। इन्होंने 46 से 49
ग्राम में लाइट फ्लाइट श्रेणी में जीता है। ओके, ये आपको बात ध्यान रखनी है दीपक सिंह के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी, 27 फेब को, 26 फेब को या 1 मार्च को, या इनमें से कोई नहीं। When was the जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड? तो फरवरी 28, फरवरी 27 या फरवरी 26 या मार्च 1 या नन ऑफ दीज। तो आप बताएंगे जो शून्य भेदभाव है वो 1 मार्च को मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस। और इसकी जो थीम है, थीम आपको अच्छे से याद करनी चाहिए। कानूनों को बदलने के लिए, कानूनों को बदलने के लिए अधिनियम जो भेदभाव को खत्म करते हैं। जो भेदभाव को खत्म करते हैं, तो ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1405 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर निम्नलिखित में से किस शहर में न्यू ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना को मंजूरी दी? ऑप्शन, सिलचर कछार असम में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, गुजरात के राजकोट में, हीरासर में, या असम में तेजपुर और सोनितपुर में। तो जो हमारे राइट ऑप्शन है ये आपको बताने हैं। ओके, तो ये जो है यू राजकोट के गुजरात राज्य के राजकोट और हीरासर में 28 फेब 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1405 करोड़ रुपए का इन्होंने जो है अनुमानित लागत आई है इस पे। और गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर है राजकोट। अगर हम राजकोट की बात करें तो गुजरात का 4th नंबर का सबसे बड़ा शहर है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात के गांधीनगर इसकी जो है कैपिटल है, और गुजरात का सबसे बड़ा अहमदाबाद शहर है, और ये राजकोट जो है 4थे नंबर का है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना का नाम बताइए। तो आपसे योजना का नाम पूछा गया है। ग्राम समृद्धि योजना है क्या उसका नाम? ऑप्शन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। नेम द स्कीम funded by the World Bank and the Government of India in order to strengthen the unorganized food processing sector concentrated in rural areas. Option, ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ग्राम समृद्धि योजना, इतना जो इसका राइट ऑप्शन है ग्राम समृद्धि योजना, वर्ल्ड बैंक प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1000 करोड़ और वर्ल्ड बैंक ने 15, ये जो है वर्ल्ड बैंक इसने 1500 करोड़ रुपए। तो इन दोनों की टोटल लागत 3000 करोड़ की योजना है। 3000 करोड़ की ये योजना है। इस पे कौन कौन मिलकर काम करेंगे? वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक का अभी मैंने आपको हेडक्वार्टर बताया है, वॉशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड बैंक का, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी अभी बताए हैं। वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी में ये है हेडक्वार्टर, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डेविड आर मलपास। ओके, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर ने 79th भारतीय इतिहास कांग्रेस की मेजबानी की? ऑप्शन, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी असम, भोपाल मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द 79th इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस? मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल, गुवाहाटी असम, भोपाल मध्य प्रदेश, या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है 29 में मध्य प्रदेश के भोपाल में। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्र ने अगले 5 वर्षों के लिए जमात ए इस्लामी जम्मू और कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ऑप्शन दिए गए हैं, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, महिला और बालिका अधिनियम 1956 में अनैतिक यातायात का दमन, और आतंकवादी, तीसरा ऑप्शन है आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1987, और फोर्थ है सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम 1984 के नुकसान की रोकथाम, या इनमें से कोई नहीं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेंटर बैंड जमात इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ओके, और वो सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, या नन ऑफ दीज? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये भी आपको ध्यान में रखना है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, ओके, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। आशा करती हूँ मेरे जो करंट अफेयर्स है आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत इजी वे में मैं आपको एक एक बात बताऊंगी, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। तो अब हम मेरी तो पूरी तरफ से अपनी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बेस्ट दूं, ओके। तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अच्छा लगे सेशन तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, ओके। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, सबका अच्छे से दिन जाए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक